मेरी बहू बीमार सी रहती थी। वो जब से इस घर में आई थी हर वक्त अपनी कमर पर हाथ रखकर बड़ी मुश्किल से काम करने की कोशिश करती। मैं हालांकि पुराने जमाने की सासुओं की तरह सख्त मिजाज की थी, मगर मुझे उसकी ये बीमारी और उसकी मजबूरी भी महसूस होती थी। वो भले ही मुंह से कुछ ना कहती, मगर हर वक्त थकी थकी सी रहती। एक दिन मैंने उससे किचन में काम करते पूछा, नेहा बेटी क्या बात है, तुम कुछ थकी थकी सी रहती हो? जी माँ जी, बस मेरे सर और कमर में बहुत दर्द रहता है। आप मुझे किसी डॉक्टर के यहाँ ले जाएं, मुझे इलाज की सख्त जरूरत है। नेहा ने कहा तो मैं अभी सोचने लगी कि बहू का ख्याल तो मुझे रखना चाहिए, वरना ऐसा ना हो कि ये बीमार पड़ जाए और मेरी जिम्मेदारी पहले से भी ज्यादा हो जाए। शाम को मयंक के आते ही मैंने उससे बात की। मयंक कहने लगा, मैं इन मामलात में पड़ना नहीं चाहता, ऑफिस के बखेड़े ही बहुत हैं, आप नेहा को खुद ही चेक करवा ले। बेटे की बात सुनकर मैंने खुद ही बहू के साथ जाने का इरादा किया। अगले दिन मैं उसे डॉक्टर के पास लेकर गई। डॉक्टर ने हमें 5-6 हजार के टेस्ट लिख कर दे दिए। फिर एक नर्स आई और वो मेरी बहू को उठाकर दूसरे कमरे में ले गई। कुछ देर मेरी बहू का टेस्ट होता रहा। उसके बाद जब वो कमरे से बाहर आई तो काफ़ी बुझी बुझी सी लग रही थी। डॉक्टर ने हमें देखा तो कहने लगी कि आप फिक्र ना करें, बाहर बैठकर इंतज़ार करें, आपको थोड़ी देर में बुला लिया जाएगा, आपकी बहू की रिपोर्ट आना अभी बाकी है। मैं और नेहा बाहर बैठ गए। थोड़ी देर बाद हमें एक नर्स ने अंदर बुलाया। नर्स ने मेरी बहू को कमरे में आने से मना कर दिया। डॉक्टर ने सिर्फ मुझे बुलाया था। ये सुनकर तो मैं डर गई थी कि न जाने डॉक्टर साहब क्या खबर सुनाएंगे। तब उनके चेहरे की परेशानी देखकर मुझे अंदाजा हो गया कि जरूर कोई खतरे की बात है, और फिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। लेकिन ये सब तो मेरी सोच से भी बढ़कर था। डॉक्टर ने कहा कि मेरी बहू को ऐसी बीमारी है कि वो हम सब में भी लग सकती है। बेहतर है कि हम सब उससे दूर रहें और उसे कुछ वक्त ये दवा दो। वो अपनी दवाई के जरिए मेरी बहू का इलाज करने की कोशिश तो करेगी, मगर उसके बावजूद भी एहतियात जरूरी है। हमें इससे दूर रहना चाहिए, वरना हम सब भी बीमार हो सकते हैं। डॉक्टर की बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मेरी बहू भली चंगी है, बस उसकी कमर में मामूली सा दर्द ही तो रहता है। मैंने कहा, मैं अपनी बहू पर ऐसी कोई पाबंदी नहीं रखूंगी, उसकी कमर में बस थोड़ा सा दर्द ही तो है, ये तो कोई इतनी बड़ी बीमारी नहीं हुई। जैसी आपकी मर्जी माँ जी। डॉक्टर ने मुझे कहा, मैं तो आपके भले के लिए ही कह रही थी। फिर उसने मुझे एक तीखी नज़र से देखा, जैसे बाहर जाने का कह रही हो। मैं बाहर आई तो नेहा बेचैन थी। आते ही मुझसे पूछने लगी कि डॉक्टर ने क्या कहा है, मगर मैंने उससे इस बारे में न बताने का फैसला किया था। कुछ नहीं बहू, उसने कहा कि दर्द की गोली ले लो तो ये ठीक हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, तुम आराम करोगी तो भली चंगी हो जाओगी। मैं नेहा को लेकर घर आ गई। शाम का वक्त हो चुका था। मैंने उसे खाना बनाने का कहा। अभी मयंक के आने का वक्त नहीं हुआ था। इतने में मैं अपनी पड़ोसन रेवती के यहाँ चली गई। रेवती मुझसे मेरी बहू के बारे में अक्सर बातचीत करती रहती थी। मैंने उससे इस बात का जिक्र किया कि बहू को कमर और सर में दर्द रहता है। तब उसने भी यही कहा कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा आराम करना चाहिए। लगता है कि वो अच्छी खाती पीती नहीं है और घर के काम में व्यस्त रहकर खुद को हलकान कर लेती है। रेवती की बात भी सही थी। मेरी बहू घर के सारे काम किया करती थी। उसको मैं खाने को कहती तो वो यही कहती कि मैं मोटी हो जाऊंगी, ज़्यादा खाना खा नहीं सकती, मेरे पेट को कम खाने की आदत है। उसकी बातें सुनकर मैं खामोश हो जाती थी, क्योंकि वो पढ़ी लिखी लड़की थी, बल्कि खुद भी एक डॉक्टर थी। अलबत्ता उसने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी के बजाय शादी की थी, पर अभी तक कोई औलाद भी ना हो पाई थी। खैर, मैं रेवती के पास से घर वापस आ गई। दिन यूं ही गुजरते रहे। एक दिन मैं उसे एक लेडी डॉक्टर के पास चेक करवाने ले जाना चाहती थी, क्योंकि मेरा भी पोते या पोती का सुख क्योंकि मेरा भी पोते या पोती का सुख देखने का जी चाहता था। मगर नेहा ने साफ इनकार कर दिया। कहने लगी, मुझे कोई बीमारी नहीं है, मैं डॉक्टर के पास अब दोबारा नहीं जाऊंगी। इसी रात नेहा ने बनाया हुआ खाना हम सबको दिया। मैं, मयंक और मेरा छोटा बेटा राहुल खाना खाते हुए बातें भी कर रहे थे, मगर मैं लगातार महसूस कर रही थी कि नेहा बहुत बेचैन सी नजर आ रही थी। उससे खाना भी नहीं खाया जा रहा था। थोड़ी ही देर में वो उल्टी करती उठी और अपने कमरे की तरफ भाग गई।
मैं उसकी इस हालत पर परेशान थी, मगर रात का वक्त था, मयंक भी घर पर था। मैंने ज्यादा दखल अंदाजी करना सही नहीं समझा और अपने कमरे में चली गई। खाना खाते ही मुझे फौरन गहरी नींद आ गई। उसके बाद न जाने क्या हुआ कि मैं तो अपने होशो हवास ही खो गई। जब मेरी आंखें खुली तो दोपहर के 12 बज रहे थे। मैंने तो अपने मुंह में उंगली दाब ली। मुझे इतनी देर हो गई सोते हुए, मैं तो आज तक इतनी देर से नहीं उठी। ऐसा कैसे हो सकता है कि रात को जल्दी सोने के बावजूद मैं सुबह देर से उठी? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उठी तो बहू पहले से काम पर लगी हुई थी। उसने दिन का खाना भी तैयार कर लिया था। बोली, मैंने नाश्ते पर आपका इंतजार किया मगर आप उठी ही नहीं। मुझे सख्त हैरत हुई जब मुझे अपने ही घर में मयंक और राहुल सोए हुए मिले। नेहा, अभी तक मयंक और राहुल क्यों नहीं उठे? मैंने पूछा तो बोली, माँ जी, क्या पता उनको सोने का दिल कर रहा हो, इसलिए अभी तक जागे नहीं है। जाने देना, आइए मैं और आप खाना खाते हैं। नेहा ने मुझे खाना पेश करते हुए कहा, मगर मैं उसको देख रही थी क्योंकि मयंक, राहुल और मेरा एक ही वक्त में बेहोशी जैसी नींद सोना एक अजीब सी बात थी। मगर मैंने नेहा से इस बात का जिक्र नहीं किया, ना ही मैं उसे महसूस होने देना चाहती थी। वैसे भी ये कोई वहम भी तो हो सकता था, मगर अगली रात को भी वैसा ही हुआ। नेहा ने खाना बनाया और खाना खाते ही हम लोग गहरी नींद सो गए। सुबह 12 घंटे नींद पूरी करने के बाद जब हमारी आंख खुली तो मेरा सर बोझल हो रहा था, जबकि मयंक और राहुल भी इसी बात की शिकायत कर रहे थे। हमारे तो तकरीबन दिन के 18 घंटे सोते हुए ही गुजर रहे थे। हम सब हैरत से एक दूसरे को देख रहे थे, जबकि मेरी बहू की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ा था, बल्कि उसको जो नींद आई रहती वो भी जैसे उड़ गई थी। वो चुपचाप बैठी हम सबको देख रही थी। मैंने उसकी तरफ गौर से देखा। उसके चेहरे पर सफेद रंग के दाने थे। कहीं ये बीमार तो नहीं और हमें भी वही बीमारी लगा रही हो? ऐसा सोचते ही मेरे दिमाग में उस डॉक्टर की बातें चलने लगी जिसने कहा था हमें कुछ दिन अपनी बहू को खुद से अलग कर देना चाहिए, वरना ये बीमारी हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकती है। मैंने दिल ही दिल में इरादा कर लिया कि अब बहू से खाने पीने की कोई चीज नहीं बनवाऊंगी। अगले दिन मैंने सारा खाना खुद बनाया। मैंने खाना भी खुद ही लगाया था, मगर जब खाना लगाने के बाद मैंने नेहा को पानी के लिए उठाया तो उसने मुझे घूर कर गुस्से से देखा और पानी लेने किचन में चली गई। उसकी इस गुस्से वाली हरकत के बाद मैंने और मेरे बेटे ने पानी तो पिया, लेकिन छोटे बेटे राहुल ने पानी को हाथ भी नहीं लगाया। वो बहू की ऐसी बातें फौरन समझ जाता और हमेशा अपने हाथ से अपने काम करता। खैर, खाना खाने के बाद हम सो गए, लेकिन वही कल वाली कहानी हमारे साथ दोबारा दोहराई गई। हम सुबह 12 बजे तक सोते रहे। अब मुझे पक्का शक हो गया था कि मेरी बहू को वाकई में कोई जानलेवा बीमारी है, जो शायद उसके छुए पानी में भी आ गई थी, जिसकी वजह से हमारे सरों में भी दर्द होने लगा था। जबकि जिसने पानी नहीं पिया था, ये बात भी इसी चीज का सबूत थी कि हमारी बहू में वो बीमारी वाकई में मौजूद है जो डॉक्टर ने कही थी। अब मैंने बहू का कमरा अलग करने की कोशिश की, क्योंकि मेरा बेटा मयंक तकरीबन 1 हफ्ते से ऑफिस नहीं जा रहा था और उसकी वजह यही थी कि वो हर वक्त थका थका सा रहता था। फिर मैंने अपने बेटे को सारी हकीकत बता दी। बहू को पहले ही इस बात का पता था। मेरे बेटे को जब ये बात पता चली तो वो बहुत दुखी हुआ। कहने लगा, मैं नेहा का इलाज जरूर कराऊंगा, भले ही अभी तो मेरी जेब खाली है, मगर 3 महीनों में रकम जोड़ लूंगा और नेहा को किसी बड़े डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। मेरी पत्नी इतनी तकलीफ में हो, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। नेहा के लिए मेरे बेटे की मोहब्बत बेइंतहा थी, मगर नेहा आजकल बीमार रहने लगी तो दोनों के बीच एक अजीब सी दुख की दीवार खड़ी हो गई। नेहा को मैंने एक कमरे में अलग कर दिया। अब मैं उसे किसी काम को हाथ तक नहीं लगाने देती, क्योंकि अगर मैं ऐसा करती तो हमारे घर में कोई ना कोई बीमार हो जाता। मैंने नेहा को उसके हाल पर छोड़ दिया और ऊपर वाले से प्रार्थना करने लगी कि वो उसकी बीमारी को ठीक कर दे, क्योंकि सिर्फ ऊपर वाले पर ही एक उम्मीद थी। एक शाम रेवती पड़ोसन हमारे घर आ गई। रेवती जानती थी कि मेरी बहू किसी से मिलती जुलती नहीं है, मगर वो भी कहाँ रुकने वाली थी। कहने लगी, मुझे उसको देखना है। मैं रेवती को मजबूरन बहू के कमरे में ले गई। नेहा पर नजर पड़ते ही वो हैरत से बोली, अरे इसको तो कोई भी बीमारी नहीं है, अच्छी भली सेहतमंद तो है, बल्कि उससे भी ज्यादा रंगरूप निकाल लिया है। तुम लोग कहीं बेवकूफ तो नहीं हो गए जो इसकी बातों में आ गए हो?
उस वक्त नेहा सो रही थी। जब रेवती ने यह बात कही तब मैंने भी सोचा कि नेहा को कोई बीमारी नहीं है। भला नींद आने वाली कौन सी बीमारी है। फिर नेहा खुद भी तो एक डॉक्टर थी। उसने हमें मना कर दिया था कि हम उसे किसी और डॉक्टर के पास न ले जाएं। हालांकि ये भी एक अजीब बात थी। अगर हम किसी और डॉक्टर से भी उसकी बीमारी का पता लगवाते तो शायद कोई ना कोई हल निकल आता, मगर नेहा कहीं जाने पर राजी ही नहीं होती थी। अब मैंने सोच लिया कि मैं नेहा का भांडा फोड़ कर रहूंगी, क्योंकि वो खामखा घर के कामों से बचने की खातिर बीमारी का ढोंग रचा रही थी। मैंने अगले ही दिन अपने बेटे से बात की। मेरा बेटा भी ये सुनकर सोच में पड़ गया था, क्योंकि वो जानता था कि उसकी पत्नी को कोई बीमारी नहीं है, बल्कि उसका रंग दिन ब दिन निखरता जा रहा है। पहले मैं बहू के कमरे में नहीं जाती थी, लेकिन उस दिन सुबह सुबह उठते ही मैं नेहा के कमरे की तरफ चली गई। मगर ये क्या, उसने तो कमरे के बाहर भी पर्दा लगा रखा था, यानी कि दरवाजे पर पर्दा पड़ा था, और वो अंदर कमरे में सो रही थी। मैंने उसके कमरे का दरवाजा बजाया, लेकिन उसने दरवाजा नहीं खोला और बोली, माँ जी आप यहाँ से चली जाएं, ऐसा ना हो कि मेरी बीमारी आपको भी लग जाए। नेहा जज्बाती आवाज में बोली, नहीं बेटी मुझे कुछ नहीं होगा, तुम दरवाजा खोलो। मैंने जिद करते हुए कहा, माँ जी कहा ना कि आपको भी बीमारी लग जाएगी, आप अपने कमरे में जाएं, मैं बाहर नहीं आऊंगी। नेहा ने जिद करते हुए कहा, देख नहीं रही आप, मैंने इसलिए तो पर्दा लगाया हुआ है, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी बीमारी का असर पूरे घर पर पड़े। नेहा ने मुझे तकरीबन डराते हुए कहा, मगर मैं उसकी बातों में अब नहीं आने वाली थी। इससे पहले कि मैं उसकी बात का जवाब देती, दरवाजे पर किसी की आहट हुई। दरवाजा बजने की देर थी कि नेहा फौरन उछलकर बाहर आई। अब क्या हुआ, मेरी बीमारी का खौफ नहीं रहा तुमको? मैंने नेहा से पूछा। नहीं माँ जी, मैंने एक पार्सल मंगवाया था, मैंने सोचा कि मैं जाकर खुद ही ले लूं। दरअसल मैंने अपने लिए एक दवाई मंगवाई है, तो पार्सल पर मेरे सिग्नेचर चाहिए होंगे, फिर मुझे पैसे भी तो देने हैं। ये कहकर नेहा दरवाजे की तरफ बढ़ गई। मैंने देखा वहां एक छोटा सा लड़का लिफाफे में कोई चीज लेकर खड़ा था। नेहा ने आगे झपट कर उससे वो लिफाफा ले लिया और फौरन अंदर कमरे की तरफ भाग गई। मैं उसे देखती ही रह गई। उसने मेरी बात का जवाब भी नहीं दिया। उसके बाद उसने दरवाजा बंद कर लिया और शाम तक बाहर नहीं आई। वैसे भी वो हमसे दूर रहती थी। शाम को मेरा बेटा आया तो मैंने उसे भी ये बात बता दी थी कि सुबह एक लड़का आया था, जिससे नेहा ने एक लिफाफा लिया, और उसके बाद से वो अपने कमरे में बंद हो गई है। मयंक ने मुझे अपने कमरे में जाने का कहा, बोला माँ कुछ भी हो जाए आप बाहर नहीं आना, मैं उसका इलाज खुद कर लूँगा। ये कहकर वो नेहा की तरफ चला गया। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि नेहा के कमरे से चीखों की आवाज़ें आने लगी। मैंने पहले तो सोचा उस तरफ ना जाऊं, मगर फिर रहा नहीं गया। मैं जल्दी से उठकर अपने कमरे का दरवाज़ा खोलने लगी, मगर ये क्या, मेरे बेटे ने तो बाहर से दरवाज़ा भी बंद कर रखा था। मेरा दिल बोल रहा था कि न जाने बेटा गुस्से में आकर बहू के साथ क्या सलूक कर दे। मैं दरवाज़ा पीटती गई, मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया। काफ़ी देर दरवाज़ा खटखटाने के बाद मैं थक कर बैठ गई थी। थोड़ी देर में नेहा की आवाज़ आना भी बंद हो गई थी। बेटे की गाड़ी स्टार्ट करने की आवाज़ आई तो मेरा दिल बैठ गया। भगवान जाने ये उसे कहाँ ले गया है। सोचते सोचते मैं पागल हो रही थी। थोड़ी देर के बाद दरवाज़ा खुला। मेरा बेटा शायद घर के अंदर दाखिल हुआ। उसने आकर मेरे कमरे का दरवाज़ा खोला। मैं तो घबराई हुई थी। मैं उसे बुरा भला कहने लगी, तुम बहू को लेकर कहाँ चले गए थे? मेरी तो जान ही निकाल दी तुमने। मेरी बात पर वो कुछ न बोला, बल्कि थके हारे कदमों से अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। मैं जाकर बहू के कमरे को देखने लगी। वो वहाँ मौजूद नहीं था। लगता था कि बेटा उसे कहीं छोड़ आया है। ये सोचकर ही मेरा दिल दहल गया। खैर फिर ये कहकर दिल को तसल्ली दी कि उसके मायके छोड़ आया होगा, मगर सुबह उठकर मुझे मालूम हुआ कि वो अपने मायके में भी नहीं है। मेरा बेटा तो ऑफिस चला गया था। मैं अपनी परेशानी में कभी किसी से बात करती तो कभी अपने पड़ोसियों से पूछती कि नेहा को कहीं देखा है, मगर किसी को नहीं पता था कि नेहा कहाँ गई है। शाम को मेरा बेटा आया तो मैं उस पर बरस पड़ी। वो मुझे समझाने वाले अंदाज में बोला, माँ थोड़े दिन सब्र कर लें, अगर वो मेरे नसीब में हुई तो मुझे वापस मिल जाएगी।
अगर नहीं तो मैं उसे हमेशा के लिए भूल जाऊंगा, मगर ये पाप भी नहीं करने दूंगा जिसे अब उसने आदत बना लिया है। कौन सा पाप बेटा, मुझे भी तो बताओ, या आप उसी की जुबानी सुन लीजिएगा जब वो दोबारा इस घर में आएगी। 1 हफ्ते के बाद मैं उसे लेकर आ रहा हूँ। मेरा बेटा ज्यादा बातचीत नहीं करता था, मैंने भी उसे ज्यादा परेशान नहीं किया। खैर, हफ्ते के बाद वो हंसी खुशी नेहा को घर ले आया। मैंने जो इतने दिनों के बाद अपनी बहू को अपने सामने देखा तो खुशी से कांपने लगी। तुम कहाँ चली गई थी बेटी? ये बदमाश तुम्हें कहाँ लेकर गया था? मैंने बेटे का कान खींचते हुए कहा। माँ जी, मुझे माफ कर दे, गलती इनकी नहीं, गलती मेरी थी। मुझे अपने किए की सजा मिली है, लेकिन अब ऊपर वाले का कर्म है कि मैं ठीक हूँ और हमेशा ऐसी ही रहूंगी, कभी आपको तंग नहीं करूंगी। मेरी बहू ने ये कहकर मेरे आगे हाथ जोड़े। मैंने उसे सीने से लगा लिया। मुझे अब उसकी कदर हो गई थी। हुआ क्या था बेटी, मुझे कुछ तो बताओ। माँ जी, मैंने आप सबके साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। शायद मुझे उसी की सजा मिली। जब मैं इस घर में ब्याह कर आई थी तो मुझे अपनी कॉलेज लाइफ, आराम की जिंदगी याद आने लगी। मैंने सोचा कि मैं यहाँ भी इसी ठाठ और आराम से रहूंगी जैसे मैं पहले रहा करती थी, मगर आपके होते हुए ये मुमकिन नहीं था। तब मैंने अपनी एक डॉक्टर दोस्त से मुलाकात की। उससे कहा कि एक दिन मैं तुम्हारे पास आऊंगी कमर दर्द का बहाना लेकर। तुम मेरी सास से कुछ ऐसा कहना कि वो मुझसे काम ना करवाए। वो बहुत ही तेज तर्रार और चालाक लड़की थी। उसने न जाने कैसे आपको अपनी बातों में उतार लिया, लेकिन इस सब के बावजूद भी जब आपने मुझसे घर का काम करवाया तो मैंने नींद की गोलियां आप सबको खाने में मिला कर दे दी थी। तुम और घर में कोई जो भी चीज मांगता मैं उसी में नींद की गोलियां मिला कर देती ताकि मुझे कोई काम ना करना पड़े। इसकी वजह से भी आप लोगों को लगने लगा कि मुझे कोई बीमारी है, हालांकि बीमारी कोई ना थी। ये सब मेरा रचाया हुआ खेल था ताकि मैं घर के कामों से बच सकूं। मुझे माफ कर दे। मयंक मुझे इलाज के लिए न्यूरो रिहेबिलिटेशन सेंटर ले गए थे। मेरी आधी आदत तो छूट गई है, रफ्ता रफ्ता बाकी भी छूट जाएगी। आप मुझे माफ कर दे। मेरी बहू ने मेरे आगे हाथ तो जोड़ दिए थे, मैंने उसे माफ भी कर दिया, लेकिन अभी तक दिल को चैन नहीं आया। मेरी बहू ऐसी है तो न जाने इसकी औलाद कैसी होगी। ईश्वर इस युवा पीढ़ी का मार्गदर्शन करे कि अपने आराम की खातिर किसी के लिए भी परेशानी की वजह न बने। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपके पास तुरंत पहुंचे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।